हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम हमारे सॉल्ट लवण वाला जो टॉपिक है हमारा उसके लास्ट वीडियो पे आ गए हैं। एसिड हम पूरा पढ़ चुके हैं डिटेल में, एसिड उसके टाइप, उसके यूजेस। फिर बेस क्षार को हमने पूरे डिटेल में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, टाइप क्या है, यूजेस क्या है। फिर उसके बाद हमने सॉल्ट को पढ़ा, इसके टाइप, यूजेस, और आज ये सॉल्ट की लास्ट वीडियो है। अब नेक्स्ट क्लास जब होगी इसके बाद तो हम उसमें पीएच स्केल पढ़ेंगे, पीएच मीटर, पीएच, और उसके बाद हमारा एसिड बेस और सॉल्ट जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। तो अब जो बचे हुए हमारे सॉल्ट हैं हम इनकी बात करते हैं। सॉल्ट या जिसे अपन कहते हैं लवण। एक मिनट चेक कर लो भाई, आपको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है। सॉल्ट, यदि अपन बात करते हैं सॉल्ट की तो अगला जो सॉल्ट अपन को पढ़ना है वो है जिप्सम। जिप्सम शब्द तो सभी ने सुना है, किसी के लिए भी नया नहीं, जिप्सम सुनते रहते हैं। जिप्सम की यदि अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। केमिकल नेम यदि अपन इसका नाम देखें तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O। लेकिन बोलचाल में अपन इसको क्या कहते हैं? जिप्सम। अब यदि अपन बात करें जिप्सम के गुण की, इसकी प्रॉपर्टीज या गुण की अपन बात करें तो पहला, ये एक बहुत सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, बहुत लचीला पदार्थ होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा, ये वाइट, ग्रे या कलरलेस हो सकता है, रंगहीन भी हो सकता है। व्हाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ज्यादातर व्हाइट रहता है, और कलरलेस रहता है। ये जो है वाटर सॉल्यूबल होता है, पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, जल में ये क्या रहता है? घुलनशील, बहुत आसानी से। इसमें चमक होती है, लस्टरस होता है, इसमें चमक होती है। ये फीचर याद रखना है ना, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन याद रखना, जो जिप्सम है इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक। ठीक। अब यदि अपन बात करें जिप्सम की तो जिप्सम के उपयोग भैया बड़े उपयोगी हैं अपने लिए। ठीक, आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा इसके उपयोग। जिप्सम का सबसे पहला उपयोग जो सबसे ज्यादा आप सुनते हो, सीमेंट निर्माण में। सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। पोर्टलैंड नामक जगह थी ना जो इसकी सीमेंट की जिसने खोज की थी, सेम्पर ऐसा कुछ साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने देखा कि सीमेंट जब उन्होंने बताया तो वो बहुत मजबूत हो गया। और वो जिस एरिया में थे वहां पोर्ट है ना, पोर्टलैंड में एक पहाड़ था जो बहुत मजबूत था, तो उन्होंने कहा कि ये जो सॉल्यूशन है ये सूखने के बाद पहाड़ की जैसा, पोर्टलैंड के जो पहाड़ है उसके जैसा मजबूत हो गया, इसीलिए सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, जगह के नाम पे है तो चाहे सीमेंट लिखा रहे या पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट में हार्डनेस देने के लिए, हार्डनेस प्रदान करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? जिप्सम का। सीमेंट का कॉम्पोजिशन जो होता है उसमें कुछ मात्रा में 2-3% क्या होती है? जिप्सम, हार्डनेस के लिए। जिप्सम का उपयोग फर्टिलाइजर या उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब यहां से अब आप दिमाग लगा सकते हैं, पुरानी वीडियो से देखते हुए आ रहे होंगे। फर्टिलाइजर, उर्वरक जो होते हैं वो अपन को देखना होता है कि कौन कौन से सब्सटेंस उस उर्वरक को से मिल सकते हैं। तो यदि हम जिप्सम को उर्वरक के रूप में उपयोग करेंगे तो पेड़ पौधों को क्या मिल जाएगा? Ca, मतलब उनको मिल जाएगा कैल्शियम, और
ऑक्सीजन मैंने बताया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाते हैं, उनको कहीं से नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन नहीं। अब क्या याद रखना, एस, सल्फर। एस मतलब क्या हो गया, सल्फर। तो यदि पेड़ पौधों को कैल्शियम और सल्फर की कमी होगी तो वहां की मिट्टी में फर्टिलाइजर के रूप में आसानी से उपयोग किया जा सकता है जिप्सम, क्योंकि इस जिप्सम से हमें मिट्टी में मिल जाएंगे कैल्शियम और सल्फर। ठीक, फिर जो ये जिप्सम है इसका उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है। लॉजिक आप फिर लगा सकते हैं, कैल्शियम है और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो टूथपेस्ट में मेन इंग्रेडिएंट में से एक होता है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, ताकि टूथपेस्ट में क्या मिल जाए, कैल्शियम, और कैल्शियम फिर हमारे दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक, तो टूथपेस्ट में उपयोग किया जाता है किसका, जिप्सम का। अब जिप्सम का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो अपन को यहां पर पढ़ना है। जिप्सम का उपयोग पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो भी अपने आप में एक टॉपिक है अपना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जिप्सम के अंडर ही आएगा, जिप्सम के उपयोग में ही आएगा, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ा जाता है अलग से, है ना, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आते हैं, प्लस आप डेली लाइफ में भी उसको देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस शब्द सुन के ही समझ गए होंगे सब, पीओपी जिसको अपन कहते हैं। यदि अपन बात करते हैं जिप्सम की, अपन ने लिया जिप्सम CaSO4.2H2O, ये कहलाएगा कैल्शियम सल्फेट या इसे अपन कहते हैं जिप्सम। आप कुछ भी कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट नाम है और बोलचाल में इसे अपन क्या कहते हैं, जिप्सम। इस कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम को गर्म किया जाता है 373 केल्विन में, या आप कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में। जैसे ही इसे 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है तो इससे जो पानी है, कुछ पानी, ये वाष्प या वेपर बनकर अलग हो जाता है और CaSO4.12H2O ये बच जाता है। ये जो CaSO4.12H2O है इसे ही अपन कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या शॉर्ट फॉर्म इसका होता है POP। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या किसकी मदद से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिप्सम। और टेम्परेचर, तापमान कितना रखा जाता है, तो आप देख सकते हैं 373 केल्विन, या इसका तापमान होता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, देखो अब इस फॉर्मूला में हाफ H2O आपने लिख लिया फॉर्मूला लिखते समय। ठीक, इस हाफ H2O के कारण अब अपन इस CaSO4.12H2O को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट तो है, SO4 है, लेकिन हाफ H2O है, इसलिए कैल्शियम हेमी सल्फेट, कैल्शियम हेमी सल्फेट के नाम से जाना जाता है किसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसे अपन कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये नाम भी आप लॉजिक लगा के बना लोगे। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हाफ है तो हेमी और पानी मॉलिक्यूल है इसलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या कैल्शियम हेमी सल्फेट ना, ये वाला नाम हालांकि थोड़ा सा कम मिलता है, ये मत याद करो, आप याद कर लो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इस नाम से जाना जाता है किसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो अब इसकी थोड़ी सी कहानी और समझते हैं। यदि अपन बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस,
POP बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नहीं हो गया? सोचने पर अजीब सा नहीं लगेगा कि आधा पानी का अणु है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल से आधा पानी का अणु, ये कौन सी बात हुई? ये क्या कहना चाह रहा है? तो समझना ऐसा क्यों लिखते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, CaSO4 डॉट 2H2O, ये क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। इस कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स या दो अणु होते हैं, जिसे आप जिप्सम भी कह सकते हो। इस कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल्स को जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस में, तो बनता है 2CaSO4.H2O। ठीक, यहां पर क्या बना है? 2CaSO4.H2O और 3 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ठीक, रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, दो जिप्सम के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने बना लिया 2CaSO4.H2O और पानी के मॉलिक्यूल्स 3 निकल गए। अब ये तो दो, जब दो मॉलिक्यूल्स हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल है, समझना। 2 CaSO4 है तो एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो अब जब दो मॉलिक्यूल है, एक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? CaSO4। जब एक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट का, तो सीधी सी बात है पानी का मॉलिक्यूल आधा हो जाएगा, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? हाफ H2O। जब दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल है तो पानी का एक मॉलिक्यूल है। अब जब कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल है तो पानी का मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? आधा। इसीलिए फॉर्मूला लिखते समय CaSO4.12H2O लिखते हैं। नहीं तो आप खुद सोचो, क्या कभी कहीं पर मॉलिक्यूल में आधा पानी रहेगा? आधा पानी का मॉलिक्यूल रहेगा? पॉसिबल ही नहीं। H2O का H2 बस थोड़ी आ जाएगा, या O बस, वो तो पानी ही नहीं कहलाएगा। तो एक लिखने का तरीका होता है कि हाफ H2O लिखते हैं फॉर्मूला बनाते समय, पर असल में उसकी कहानी कुछ ऐसी होती है ना। यदि कभी मन में ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये उसका ऑथेंटिक रीजन है जो आपको पता चल गया। ठीक, अब अपन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो इसके पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, नाम इसका थोड़ा भारी है, इसलिए अपन को ज्यादा से ज्यादा याद करना। मैं लिख दे रहा हूं ताकि जब तक आप वीडियो देखते रहें आपको ये दिखता रहे। इसे अपन कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट, आधा पानी है तो हेमी, आधा है और पानी है, इसलिए क्या कहते हैं? हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। है ना, पढ़ रहे हो जब तक उसमें बार बार नजर जाती रहेगी, याद रहेगा, इसलिए मैंने उसको लिख दिया। अब अपन देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज, या यहां पर अपन लिखते हैं इसके गुण। तो प्रॉपर्टीज की बहुत दिक्कत नहीं है, नाम जानते ही हो। क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वाइट सफेद रंग का क्रिस्टल होता है, जल में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, जल में ये घुलनशील होगा। बेसिक कैरेक्टर है जो अपन को पढ़ना है, एग्जाम में आते हैं, मैं सिर्फ उनमें फोकस कर रहा हूं, है ना। ये नहीं सोचना कि वही 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 क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि यही होते हैं जो ज्यादा आते हैं। तो ये जो है ये क्या कहला जाएगा? इसके प्रॉपर्टीज। अब अपन देखते हैं इसके उपयोग। पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। सिंपल है,
कुछ उपयोग तो बहुत ज्यादा ही सुनते हो आप, जैसे सबसे पहला उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान में रखने के लिए। जो टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान में रखने के लिए, राइट पोजीशन या सही स्थान में रखने के लिए। देखो आप ऐसा नहीं कह सकते कि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यदि टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं तो गोली दवाई में नहीं खाया करते। तो ऐसा लॉजिक नहीं लगाना। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। जो हड्डी टूट गई है वो तो जुड़ेगी, वो खुद से अपना सेल डिवीजन हो रहा है, गोली दवाई अपन खा रहे हैं, कैल्शियम जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, उससे होगा। लेकिन वो जो हड्डी है वो सही जगह पर जुड़े, सही तरीके से जुड़े, वो सही स्थान पर मजबूती से पकड़ी रहे, इसीलिए उस हड्डी को सही स्थान में रखने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर मूर्ति बनाने में सुना होगा, बहुत कंट्रोवर्शियल चलता रहता है जब गणेश जी की प्रतिमा आती है, दुर्गा जी की, हालांकि दुर्गा जी की तो नहीं बनती है, वो तो मिट्टी से ही बनती है, लेकिन गणेश जी की जब छोटी छोटी प्रतिमा घर में रखने के लिए आते हैं तो बड़ा उसमें विवाद चलता है ना कि मिट्टी की जो है उसकी मूर्ति लाएं ताकि आप जब उसको विसर्जित करें तो पानी में वो पूरे तरीके से घुल जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की ना लाएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो रहती है उसमें चमक रहती है, जिप्सम से बनी, अभी अपन ने देखा जिप्सम में क्या होती है, चमक होती है, उसमें एक लस्ट्रस होता है। तो चमक के कारण क्या होती है, वो जो मूर्ति है ना उसमें कलर वगैरह करते हैं तो शाइनिंग आती है, तो लोग को अट्रैक्ट करती है। जबकि मिट्टी से बनने वाली मूर्ति सामान्य दिखती है, काफी सामान्य है ना, हालांकि अच्छी दिखती है, उसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी दिखती है वो मूर्ति भी, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति है उसमें चमक हो जाती है, तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप विसर्जित करोगे, पानी में डालोगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घुलेगा नहीं, और वो पानी को क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। अपने घर में सजावट के लिए गमले हमने रखे रहते हैं ना, ये सब छोटे छोटे यहाँ गमले जो रखे रहते हैं, है ना, इन गमलों में क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं, हल्के होते हैं, उठाओ तो कितनी आसानी से उड़ जाते हैं। तो मूर्ति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर घर की सजावट सामग्री में जैसे गमला, पॉट जिसको अपन कहेंगे, पॉट बनाने में इसका उपयोग होता है। बहुत अच्छा उपयोग जो आप सभी जानते हो, अपन कहते हैं ना घर में अपन ने क्या कराया, पुट्टी, घर की पुट्टी कराने में जो उपयोग होता है वो होती है पीओपी। कहते हैं ना प्लास्टर पीओपी करवाना है, छत में सीलिंग फॉल बनवाते हैं, सीलिंग फॉल में डिजाइन बनवाते हैं, दीवारों में टेक्सचर बनवाते हैं, अलग अलग डिजाइन बनवाते हैं, ग्राफिक्स बनवाते हैं, तो वो सब के लिए उपयोग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अपन क्या लिखेंगे, घर की सजावट, घरों की सजावट, ठीक, जैसे फॉल सीलिंग बनाने में भी उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पुट्टी वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जो पुट्टी अपन उपयोग करते हैं वो पुट्टी असल में क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, ये सब उपयोग तो आप बहुत आसानी से सुनते होंगे। ठीक, अगला उपयोग देखते हैं। फायर प्रूफ मटेरियल बोले तो अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी उपयोग किया जाता है किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मान लो कहीं पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई लैब है या कोई लेबोरेटरी, कोई जगह जिसको फायर प्रूफ बनाना है, तो वहां की जो दीवारें हैं, वो जो जहां पर काम होगा उसकी दीवारों पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोटी परत चढ़ा दी जाती है, जिससे वहां पर आग लगेगी या कोई घटना होगी तो वो घटना ज्यादा बढ़ेगी, तो उसमें उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक, और कहां सुनते होंगे आप,
ठीक, एक पॉइंट याद रखना, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 डॉट हाफ H2O डॉट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस, यदि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से अपन पानी मिला दें, फिर से इसमें पानी मिला दिया जाए तो ये वापस बदल जाता है किसमें, जिप्सम में। मतलब क्या बन जाएगा, जिप्सम मतलब CaSO4 डॉट 2H2O कैल्शियम सल्फेट, या जिसे अपन कहते हैं जिप्सम। यही कारण है कि आप देखना जिसको प्लास्टर लगता है उसे पानी के संपर्क से दूर रहने कहा जाता है कि भैया पानी से दूर रहें, नहीं तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना के उन्होंने लगाया है, जो बढ़िया प्लास्टर लगाया है, वो पानी के संपर्क में आके जिप्सम बन जाएगा। और अब भी अपन पढ़े जिप्सम जो है, इसके पहले जिप्सम की प्रॉपर्टी में सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। तो यदि वो सॉफ्ट हो गया तो जो हड्डी टूटी हुई थी जिसे हमने सही स्थान पे रखा था वो सही स्थान पे रहेगी नहीं, यहाँ आके सड़ जाएगी, काम ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस पानी से अभिक्रिया करके फिर से क्या बना देता है, ये जिप्सम। ठीक, तो ये जो है ये कहानी हो गई किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम की। मेन जो सॉल्ट है वो जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। उस कैल्शियम सल्फेट के अंदर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि उसके गर्म करने से, जिप्सम के गर्म करने से बनता है। बाकी मेन जो सॉल्ट है वो क्या रहेगा, जिप्सम। अब आगे बढ़ते हैं अपन, लास्ट सॉल्ट जो है उसे अपन पढ़ते हैं। ये सॉल्ट है फिटकरी। ये तो किसी के लिए भी नया नहीं है। फिटकरी या इसे अपन कहते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। भैया फिटकरी तो हमेशा से वो चलता था, हंसी मजाक में कहते नहीं थे, अच्छा बहुत पढ़ता तो चल बता फिटकरी का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला। तो फिटकरी का फॉर्मूला तो रहा ही पुराने समय से बड़ा चर्चा का विषय रहा, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आज कर लेना। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये फॉर्मूला होता है या फिटकरी का। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसे अपन कहते हैं फिटकरी या इसे कहते हैं पोटास एलम। अब बात आती है कि भैया इसका निर्माण कैसे होता है। इसे डबल सॉल्ट कहते हैं। एक पॉइंट बड़ा प्यारा इसका याद रखना, पोटास एलम को डबल सॉल्ट, दोहरा लवण कहते हैं, डबल सॉल्ट। क्योंकि इसमें कौन कौन से दो सॉल्ट है, इसमें पोटेशियम का भी सॉल्ट है और एल्यूमिनियम का भी सॉल्ट है, दो सॉल्ट है, इसलिए इसे डबल सॉल्ट कहा जाता है। अब इसके निर्माण की विधि बहुत आसान है। पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों को घोलना है, मतलब किसमें क्या ऐड करेंगे, पानी। इनको घोल के कुछ समय के लिए इनको छोड़ दिया जाता है, सेपरेशन होता है, क्रिस्टल बनते हैं, ट्रांसपेरेंट जैसे क्रिस्टल बन जाते हैं, जो होते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या बन जाएगी, पोटास एलम, या जिसे अपन कहते हैं फिटकरी। सिंपल है। सबसे पहले K2SO4, K2SO4 मतलब इसे अपन कहेंगे पोटेशियम सल्फेट। एक बार मैं नाम लिख दे रहा हूं, याद हो जाएगा, बाकी आपको सिंपल है। ये क्या कहलाएगा, पोटेशियम सल्फेट। Al2SO4 होल थ्राइस, इसे अपन कहेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट,
साथ ही साथ पानी, और वो बन जाएगा भैया पोटास एलम, जिसे हम कहेंगे फिटकरी। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल तो नहीं है, सूत्र थोड़ा सा याद करना पड़ जाएगा, पर बनाने की प्रोसेस सरल है, तो सूत्र ऐसा है कि आप इसको याद कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसके अपन गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज और यूज। यदि अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, इसके गुण की यदि अपन बात करें, तो ये जो है ये क्रिस्टल है, ये एक क्या है, क्रिस्टल। दूसरा, यह पारदर्शी होता है, पारदर्शी, या ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। इसके पहले हमने पुरानी वीडियो में एक और सॉल्ट पढ़ा है जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। ऐसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ, पुरानी वीडियो देखकर, सॉल्ट की ही वीडियो है, कि किस सॉल्ट की प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा था कि वो एक क्रिस्टल है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी क्रिस्टल है। अभी 2-3 दिन की वीडियो के ही अंदर की बात है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसका पारदर्शी क्रिस्टल है, पोटास एलम या फिटकरी के अलावा। प्लस ये जो है ये क्या है, जल में घुलनशील, वाटर सॉल्यूबल है, या ये जल में क्या रहेगा, घुलनशील। ये इसके बेसिक हो गए प्रॉपर्टीज। अब अपन देखते हैं इसके उपयोग। उपयोग की बहुत दिक्कत नहीं है, उपयोग तो देखते ही आ रहे, सुनते जा रहे हैं, तो यूजेस में आपको कहीं दिक्कत जाएगी। उपयोग एक जो सबसे बढ़िया आपको पता है, आप देखते होंगे, अभी सीजन चल रहा होगा, अभी 1 महीना पहले ही घर में सभी ने आलू चिप्स बनवाया होगा, बनते देखा होगा, बनाया होगा कुछ ही ना। आलू चिप्स जब बनाते हैं तो उस चिप्स को, जो आलू छीलते हैं, आलू छीलने के बाद आलू को जिस पानी में रखा जाता है, उस पानी में आपने देखा होगा फिटकरी डाल देते हैं, है ना, ताकि आलू जो है काले ना हो जाए, क्योंकि आलू जो है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीडेशन करेगा और काले कलर की उसमें परत बन जाएगी। आलू को आप ऐसे छोड़ के देखो, काला हो जाता है, क्योंकि वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या अभिक्रिया कर देता है। तो वैसे तो खराब हो जाएगा ना, आलू काले हो जाएंगे, आलू चिप्स पूरी। तो उसको जब तक अब छील रहे हैं, अब उसको जब तक अपन छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, जब तक रखने के लिए पानी में रखते हैं उसको डुबाकर, और उस पानी में क्या डाला जाता है, फिटकरी। तो पहला पॉइंट तो आप यहीं से निकाल लो, पानी को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, है ना, पानी को साफ करने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, फिटकरी। फिटकरी क्या करता है पानी में, पानी के अंदर जो गंदगी या डस्ट पार्टिकल जो है, धूल के कण, इन धूल के कण के साथ बनाता है कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशन क्या है, यदि आपको समझना है तो इसी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखना, सॉल्यूशन या विलियन के पूरे लेक्चर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस विलियन में अपन ने पढ़ा है कोलॉइड सॉल्यूशन, या वहां पर अपन ने पढ़ा है कोलॉइड विलियन, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं जाएगी। तो क्या करता है, गंदगी या धूल के कण के साथ कोलॉइड विलियन बनाता है और उसको सतह पर, तली पे नीचे बिठा देता है, जिससे ऊपर का पानी क्या रहता है, साफ। ठीक, पानी को जर्म फ्री, या आप कह सकते हो कीटाणु रहित, जर्म फ्री या कीटाणु रहित बनाने में भी उपयोग होता है। ये सब आप पुराने समय में देखते आए होंगे, पानी को साफ करने के लिए फिटकरी डाल देते हैं, ये वो, तो ये पानी को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला उपयोग देखना इसका, कपड़ा उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत उपयोगी है। क्या होता है, जब कपड़ा उद्योग में कपड़ों को कलर किया जाता है,
डाई किया जाता है ना, कपड़ों को कलर करते हैं, तो वो कलर जो है उस कपड़े से बहुत अच्छे से चिपक जाए, उसके अडहेसिव या उसको चिपकाने के लिए एक कुछ सब्सटेंस चाहिए। जैसे होता है ना, अपन अपने घर में टाइल्स चिपकाते हैं तो उसको कहते हैं अडहेसिव लगा के चिपकाया। दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स या अणुओं के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे अडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो क्या होगा, कपड़ा एक अलग प्रकार है, कलर एक अलग चीज है, डाई एक अलग चीज है। ये डाई इस कपड़े से बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाए और हमेशा के लिए वो कलर उसके ऊपर चढ़ जाए, इसीलिए क्या करते हैं, कपड़ा उद्योग में कपड़े में जब कलर करते हैं तो उस समय उसमें उपयोग किया जाता है पोटास एलम या फिटकरी का। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ा को डाइस या कलर करने के लिए, ताकि ये कलर जो है मजबूती से उस कपड़े से चिपक जाए, इसके लिए उपयोग किया जाता है किसका, पोटास एलम या जिसे अपन कहते हैं फिटकरी। और फायर प्रूफ टेक्सटाइल बनाने में, ठीक है, ऐसे कपड़े जो आग को ना पकड़े, फायर प्रूफ रहे, उन कपड़ों को बनाने के लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पोटास एलम या फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक, ये सब यूजेस बहुत अच्छे हैं, एग्जाम के एंगल्स अच्छे से बनना चाहिए। अब एक अगला उपयोग, इसको भी आप जानते हो, अब आज की जनरेशन तो थोड़ा नहीं जानती, अपन लोग जो है अपन उतना नहीं जानते, पर हाँ अपन ने देखा है ना, भले अपन जानते नहीं है लेकिन अपन ने देखा है। आपने कैसे देखा है कि अपन जाते हैं, मान लो आप सेविंग कराते हो, तो अब तो जब आप सेविंग कराते हो तो उसके बाद वो आफ्टर सेवर लगा देते हैं, है ना, ट्रिम से सेविंग होने लगी है, बैठने की कुर्सी से अच्छी हो जाती है, तो ब्लेड वगैरह भी चलाते हैं तो ज्यादा लगता नहीं है। अब पहले के समय में आप जब अपने पापा के समय में चल जाओ या जब अपन छोटे थे, है ना, मैं सबको नहीं कह सकता भाई, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो क्या होता था, उस समय देखते थे कि सेविंग करने के बाद जो पार्लर वाला है, पार्लर तो क्या ही कहेंगे, नाई जो है वो क्या करता था, फिटकरी को पानी में डुबाता था और ऐसे करके पूरे गाल में और गर्दन में जहां जहां उसने ब्लेड चलाई है वहां पर घिस देता था। दो चीजें थी, एक तो फिटकरी जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा, तो वहां पर मान लो कोई बैक्टीरिया फंगस वायरस कोई जाएगा तो उसको भी मार देगा। तो यहां से क्या पॉइंट निकल के आया, ये जो है ये एक प्रकार का क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट, मतलब फिटकरी एक प्रकार का संक्रमण रोधी है। तो जहां पर भी कट लगा है तो वहां से बैक्टीरिया फंगस अंदर जाके संक्रमण ना करें, इन्फेक्शन ना करें, इसलिए वो उसने फिटकरी लगा दिया। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो रहता था फिटकरी लगाने का, फिटकरी के अंदर जो आयंस होते हैं वो हमारे ब्लड को क्लॉट कर देते हैं या रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो मान लो उसने सेविंग की और उस दौरान कट गया है तो वो फिटकरी इसलिए घिसते थे ताकि फिटकरी घिसने से जो कटा हुआ है वहां ब्लड क्लॉट हो जाए, वहां से ब्लड ना निकले, है ना। एक डिसइंफेक्टेंट वाली बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेन उद्देश्य डिसइंफेक्टेंट या संक्रमण से मुक्त करना नहीं था, उनका मेन काम हुआ करता था जो ब्लड निकल रहा है वो ब्लड ना निकले, इसलिए वो वहां पर क्या लगा देते थे, फिटकरी। तो अपन क्या कहेंगे, फिटकरी जो है रक्त का स्कंदन या जिसे अपन कहते हैं अग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, रक्त का स्कंदन में मदद करता है। इसमें जो एल्यूमिनियम के आयन होते हैं ना, पोटेशियम के आयन, खासतौर पर एल्यूमिनियम के आयन, वो हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ रिएक्शन करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को एक्टिव करता है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन फिर विटामिन के साथ मिलकर ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है। ब्लड क्लॉट की पूरी एक सीरीज है, उसको भी यदि आप पढ़ना चाहें तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको ब्लड टॉपिक अलग से मिल जाएगा, प्रॉपर प्लेलिस्ट, उसके आपको लेक्चर मिल जाएंगे। उसमें ब्लड प्लेटलेट्स में अपन ने ब्लड क्लॉट पढ़ा है। तो होगा क्या, जब फिटकरी को अपन पानी में डाल के घिसेंगे तो एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं वो हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ रिएक्शन करेंगे। यह प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को एक्टिव करेगा जो ब्लड क्लॉट करने में, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जो हमारे प्लाज्मा में होता है।
यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन विटामिन के साथ मिलकर फाइब्रिन नाम के स्ट्रक्चर बनाएगा और ये जो फाइब्रिन है ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तो रक्त का स्कंदन या ब्लड एग्लूटिनेशन में भी फिटकरी मदद करता है। ये होगा यहाँ पर फिटकरी के नाम, काम, कैसे बनते हैं, क्या उसके गुण हैं और उपयोग। इसी के साथ हमारे जो सॉल्ट है, सॉल्ट जितने भी टाइप हैं, यूजेस हैं, ये यहाँ समाप्त होते हैं। एसिड, बेस, सॉल्ट, इन तीनों को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, सब कुछ इनका कवर कर लिया है। अब सिर्फ आपका बचा है इसमें पीएच स्केल। आने वाले लेक्चर्स में वो पीएच स्केल भी खत्म करेंगे और उसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जब तक आप मॉक टेस्ट देते रहे, पेपर लगाते रहे, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।